हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस लेक्चर में हम लोग दिल्ली सल्तनत के जितने भी प्रमुख वंश हैं और उससे रिलेटेड शासकों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि इससे पहले मैंने रिमाइंड भी किया हुआ था कि आज जो मैं है दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को लेकर के डिस्कशन करूंगा। यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत जो है उसका प्रारंभ जो है वो 1206 ईस्वी में होता है। जैसा कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, 1206 से लेकर के 1526 तक पूरा दिल्ली सल्तनत चलता है। 1206 से लेकर के 1526 तक। और ये जो दिल्ली सल्तनत का जो नींव रखी हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी हुई थी। किसने रखी हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले मामलुक वंश आता है, जिसको हम लोग गुलाम वंश बोलते हैं या दास वंश भी बोलते हैं। मामलुक वंश भी बोलते हैं और दास वंश भी बोलते हैं। दास बोलते हैं या गुलाम, दास भी बोलते हैं और गुलाम भी बोलते हैं। फिर इसके बाद खिलजी वंश आता है। खिलजी वंश का जो प्रारंभ है 1290 में होता है। फिर तुगलक वंश आता है 1320 से। फिर सैयद वंश आता है 1414 से। और लास्ट में लोदी वंश आता है। ये जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम राजवंश था, जो 1526 में ख़त्म हो जाता है। इसके बाद मुग़ल वंश प्रारंभ होता है। मुग़ल वंश का प्रारंभ जो है 16वीं शताब्दी में होता है, जो दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक को पराजित करके मुग़ल वंश की नींव रखते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे ये कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ कि एक्चुअली में था क्या। दास सबसे पहले क्या है? मामलुक वंश। तो जो भी मामलुक वंश है, गुलाम वंश है, इसको हम मामलुक वंश को गुलाम वंश भी बोलते हैं और दास वंश भी बोलते हैं। इसका जो नींव रखने वाला था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐबक लिख देते हैं, ऐबक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, यह मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, दास था, या सिपह सलार था, या सेना नायक था, सब कुछ बोलते हैं। या आज के समय में बोल दें तो राइट हैंड था। जैसे कोई बहुत बड़े लोग होते हैं तो उनके राइट हैंड होते हैं, जो बहुत ही क्लोज होते हैं, जिसको बोलते हैं पीए बोलते हैं, पर्सनल, जो भी सबसे ज़्यादा पर्सनल जो होता है। तो इसके बारे में देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले मामलुक वंश के बारे में देखते हैं। मामलुक वंश में भी अलग अलग प्रकार के जो है राजा या शासक आए। मामलुक वंश, तो मामलुक वंश में सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने जो है गुलाम वंश दैट इज मामलुक वंश की स्थापना की हुई थी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो क्या था? उसका समय काल कितना था? 1206 से लेकर के 1210 तक। फिर इसके बाद ये है आराम शाह। तो कुछ इसमें इम्पोर्टेंट, कुछ को हम जो है ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद क्या है? आराम शाह है। फिर इल्तुतमिश, फिर इसको ज़्यादा नहीं, रजिया सुल्ताना। फिर इसके बाद हो गया ये बलवन। इन सब के बारे में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश और ये बलवन, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करेंगे कि आखिर में इनकी जो है इन्होंने किस प्रकार से अपना काम किया। सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। आराम शाह का थोड़ा सा यहाँ पे और देख लेते हैं। जो ये आराम शाह था, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र था। और इल्तुतमिश जो था, इसका क्या था? दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोग जो है कहानी के रूप में सुनते रहिएगा। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसके बारे में हम लोग देख ही चुके हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210, इसके टाइम पीरियड को भी याद रखना है। 1206 से लेकर के, क्योंकि 1206 से ही दिल्ली सल्तनत का प्रारंभ हुआ था और 1206 से लेकर के 1210 तक किसका शासन चला था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। जैसा कि हम लोग सुन चुके हैं कि मोहम्मद गोरी का यह गुलाम था, सेना नायक था। इस कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार जो था उसका निर्माण कार्य प्रारंभ किया हुआ था। किसका? इसी ने ही मीनार या कुतुब मीनार, इसी ने ही कुतुब मीनार का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ किया हुआ था।
और एक चीज़ है कि कुतुब मीनार के साथ साथ, लेकिन ये जो है पूरा कंप्लीट नहीं करवा पाया था। फिर उसके बाद इल्तुतमिश वगैरह ने, फिरोज शाह तुगलक वगैरह ने जो है मिलकर के इसको जो है पूरा कंप्लीट करवाया था। तो ये है, इसने निर्माण कार्य प्रारंभ किया हुआ था और बीच में है, यानी कि निर्माण कार्य इसके शासनकाल में पूरा नहीं हो पाया। और इसने क्या क्या बनवाया कुतुबुद्दीन ने? इसने 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया। इसने अजमेर में क्या बनवाया? 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। और क्या बनवाया? कुव्वत उल, ये जो कुव्वत उल, ये एक पहली इसकी मस्जिद थी। इसने क्या है? कुव्वत उल इस्लाम, पहली मस्जिद इसने प्रथम मस्जिद जो बनवाई थी उसका क्या नाम था? कुव्वत उल, इसका नाम नोट कर लेना, कुव्वत उल इस्लाम। कुव्वत उल इस्लाम जो है नाम की, जो है इसने प्रथम मस्जिद बनवाई थी। 1200 जो 10 समय काल था, इस 1210 में इसकी जो है, जो लाहौर में चौगोन, जिसको आजकल हम लोग पोलो बोलते हैं, घोड़े में जो चढ़ करके खेला जाता है, चौगोन या पोलो खेलते समय इसकी मृत्यु हो गई थी। ओके, तो ये हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं, बात करते हैं आराम शाह। आराम शाह जो था, आराम शाह 1210 से लेकर के 1211 तक ही बना। क्यों? क्योंकि यह इसका पुत्र था, लेकिन यह क्या है? ये अयोग्य था। 1200 यानी कि 1 साल भी नहीं बना हुआ था, ये अयोग्य था। इसलिए इसकी जगह पे 1211 से लेकर के ये इल्तुतमिश, इस इल्तुतमिश का पूरा नाम है शम्स उद दीन इल्तुतमिश, ये उसका पूरा नाम है। और ये जो इल्तुतमिश था, ये कुतुबुद्दीन का दामाद था। और इसने क्या किया हुआ? दामाद था, तो जब ये अयोग्य था आराम शाह, तो इसने क्या किया? आराम शाह को युद्ध में पराजित कर दिया। और पराजित करने के बाद ये दिल्ली पे इसने शासन कर लिया, या सिंहासन पर कब्जा जमा लिया। अब इसने क्या किया? इसने कुतुब मीनार को फिर से आगे बढ़ाया। किसने? जो भी इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन का दामाद के साथ साथ उसका जो है दामाद, बाद में तो शादी हुई तो विवाह हुआ तो दामाद हो गया। उससे पहले ये जो इल्तुतमिश था, इस कुतुबुद्दीन का क्या था? ये गुलाम था। ओके, इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। आराम शाह अयोग्य था, इसलिए आराम शाह को इसने जो है युद्ध में हरा करके दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। और एक चीज़, इल्तुतमिश का समय काल कितना है? 1211 से लेकर के 1236। ओके, 1211 से लेकर के 1236 तक इसका समय काल रहता है। और इसका कार्य क्या होता है? ये करता क्या क्या है? ये चांदी के जो कुछ सिक्के हैं, चांदी के जो सिक्के इसने बनवाए, उसको टका, और तांबे के, चांदी का जो इसने सिक्का बनवाया था, चांदी के, उसको क्या बोला? टका बोला। और तांबे के जो भी इसने सिक्के बनवाए उसको जीतल बोला, जीतल। तांबे के जो बनवाए उसको बोले जीतल। ओके, इसको जो है इसने प्रचलन में लाया। और ये प्रथम शासक था, ये प्रथम शासक था, इसको काट के फिर से देखते हैं। जो इल्तुतमिश था, ये प्रथम शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। किसकी? सुल्तान की जो उपाधि है इसने धारण की हुई थी। और एक चीज़ इसके बारे में क्या है? सुल्तान की उपाधि धारण करने के अलावा इसने सबसे पहले जो भी भवन निर्माण होता था, इसने गुम्मद का निर्माण, या गुम्मद निर्माण का पिता भी कहते हैं इल्तुतमिश को, सबसे पहले इसने गुम्मद का प्रयोग किया हुआ था। किसका प्रयोग किया था? गुम्मद का प्रयोग किया हुआ था। अब इसके बाद इल्तुतमिश के बाद, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिरोज वगैरह सब। अब इसके बाद क्या है? रजिया सुल्ताना के बारे में देखते हैं। इल्तुतमिश के बाद ये जो है रजिया सुल्ताना, यानी फिरोज जो है, जैसे कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र आराम शाह अयोग्य होता है, उस तरीके से जो है रुकनुद्दीन जो है, ये रुकनुद्दीन क्या है? ये रुकनुद्दीन जो है इस इल्तुतमिश का पुत्र होता है, और ये अयोग्य होता है। बात समझ में आई? ये अयोग्य होता है। जब ये अयोग्य होता है तो यानी कि जितने भी पुत्र होते हैं इसके,
इल्तुतमिश के, वो सबके सब क्या है, अयोग्य होते हैं। तो अयोग्य होने के कारण 1236 से लेकर के 1240 तक ये रजिया सुल्ताना जो है प्रथम महिला शासक थी। क्या थी? प्रथम महिला शासक थी। जितने भी उसके पुत्र होते हैं इल्तुतमिश के अयोग्य होते हैं। तो ये क्या है, 1236 में तो बन तो जाता है, एक जो है रुकनुद्दीन होता है, लेकिन अयोग्य होने के साथ साथ ना तो जनता इसे स्वीकार करती है, तो फिर क्या है, ये रजिया सुल्ताना जो है 1236 से लेकर के 1240 तक ये क्या है, ये शासिका बनी रहती है। आगे देखते हैं। अब ये जो रजिया सुल्तान होती है, रजिया सुल्तान ने अबसीनिया, ये जो अब इसके बारे में देखते हैं रजिया सुल्ताना के बारे में। अबसीनिया, अबसीनिया, अबसीनिया का एक निवासी रहता है, या बोल सकते हैं गुलाम रहता है, मलिक जलालुद्दीन याकूत, जिसको हम लोग जनरली या सामान्य रूप से एक मूवी भी आई हुई थी रजिया सुल्ताना, उसमें ये लिखा हुआ था याकूत। याकूत के बारे में आप लोगों ने सुना हुआ होगा, देखा हुआ होगा, जो धर्मेंद्र का रोल निभाता है वो याकूत रहता है। तो उसका पूरा नाम रहता है मलिक जलालुद्दीन याकूत। ओके, ये उसके संपर्क में आती है और बहुत सारे जो युद्ध वगैरह होते हैं उसमें जो है ये इसकी सहायता करता है। अब आगे आते हैं बलवन के बारे में। इसके बाद बलवन के बारे में देखते हैं। ये है बलवन, और भी जितने हैं ये इनका रोल, ये आते हैं धीरे धीरे करके आते हैं और ये धीरे धीरे करके चले जाते हैं, इनका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये है सबसे ज़्यादा, जिसको हम लोग बोलते हैं गयासुद्दीन बलवन। क्या है बलवन? बलवन का जो समय काल होता है वो रहता है 1266 से लेकर के 1286 तक। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो है आप लोग सुनते जाइएगा। बलवन जो होता है वो चालीसा, जिसमें 40 सदस्यों का एक समूह होता है, उस तरीके से एक चहलगानी होता है, चालीसा और चहलगानी का सदस्य होता है। बलवन किसका? चालीसा सबसे पहले, ये फेमस है चालीसा, और चहलगानी, चहलगानी, इन दोनों का क्या होता है? सदस्य होता है। इसका पूरा नाम जैसा कि इसमें लिखा हुआ है घियासुद्दीन नहीं है, गयासुद्दीन है, और इंग्लिश में जीएस से ही है, इसलिए इंग्लिश के अनुसार जो है घियासुद्दीन भी बोल सकते हैं। गयासुद्दीन बलवन के नाम पर गद्दी पर बैठता है। कौन? बलवन बैठता है, और इसे उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई। किसे? बलवन को। बलवन को उलूग खां, बलवन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई। ओके, और एक बलवन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है, जो बहुत ही फेमस है, बलवन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी? लौह, लौह एवं रक्त, लौह एवं रक्त। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं उन सबको इंक्लूड कर रहा हूं, जो नहीं लिखा है उसको भी मैं यहाँ पे जो है लिख दे रहा हूँ। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला प्रथम दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? बलवन था, गयासुद्दीन बलवन था। एक चीज़ और, ये तो ये हो गया कि लौह एवं रक्त की नीति को अपनाने वाला कौन था? बलवन था। और बलवन ने पारसी एक त्यौहार था, उस त्यौहार को मैं नाम लिख दे रहा हूँ। किसके बारे में? ये गयासुद्दीन बलवन। 1200, इसका टाइम कितना है? 1266 से लेकर के 1286। एक त्यौहार का नाम था जो है नौरोज। क्या नाम था? नौरोज। ये नौरोज क्या था? एक पारसी, जैसे कि हम लोग जो हैप्पी न्यू ईयर बनाते हैं, जैसे कि एक क्रिश्चियन होता है 1 जनवरी को होता है, और उधर जो है चैत्र में शुरू होता है जो हिंदू का नव वर्ष होता है, उसी तरीके से इसने एक पारसी नव वर्ष शुरुआत किया हुआ था। तो ये हैप्पी न्यू ईयर जैसे होता है नव वर्ष मंगलमय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वैसे नौरोज था। नौरोज क्या था? पारसियों का नव वर्ष था। ओके, क्या था? पारसियों का नव वर्ष था। ये इस तरह की चीज़ों को जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आगे देखते हैं। ये तो हो गया बलवन तक। अब बलवन के बाद, इसके बाद जो है, यानी कि शुरू तो होता ही, फिर लास्ट में है क्यूमर्स है। क्या है? क्यूमर्स है। तो ये अब जैसे ही खिलजी वंश प्रारंभ होगा, तो इस तरीके से आप लोग टेबल देख सकते हैं। तो टेबल में मैंने अरेंज करके इस तरीके से लिखा हुआ। लास्ट में है क्यूमर्स। क्यूमर्स का सेशन कितना जो समय काल है, कब से कब तक चलता है? क्यूमर्स का समय काल 1290। कितना है? 1200। यहाँ पे क्यूमर्स का जो समय काल है वो कितना है? ये है लास्ट, कौन है? 1290।
तो अब यहाँ पे जैसे ये खिलजी वंश शुरुआत होगा तो खिलजी वंश में जो है सबसे पहले आपको कौन सा दिखने को मिलेगा, 1290 से लेकर के 1296, ये कौन है, 1 मिनट लाइट, ओके। अब यहाँ पे जो है जैसे खिलजी वंश हम देखेंगे तो जो खिलजी वंश होगा वो 1290 से प्रारंभ होगा। कब से प्रारंभ होगा, 1290 से। कब से प्रारंभ होगा खिलजी वंश, 1290 में। जो खिलजी वंश का जो प्रथम शासक है वो कौन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। वैसे तो इसको हम लोग जलालुद्दीन खिलजी भी बोलते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम जो होता है वो क्या है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, 1290 से लेकर के 1296। जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो होता है यह बलबन के बाद यानी बलबन के यानी जितने भी उत्तराधिकारी होते हैं वो सब तो उसमें से जो अंतिम होता है वो कौन होता है, क्यूमर्स। तो ये जो है ये किसकी हत्या, जो भी जो ममलूक वंश होता है यानी कि जो गुलाम वंश होता है उसका जो अंतिम शासक होता है क्यूमर्स। कौन होता है, क्यूमर्स। ये क्यूमर्स की हत्या कर देता है, कीमर्स की हत्या कर देता है। और ये जो है फिर ये दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है। और इसने फिरोज खिलजी ने यानी जलालुद्दीन खिलजी ने इसने अपनी राजधानी कहाँ पे बनाया, दिल्ली के किलखोरी को। किसको, दिल्ली के किलखोरी को इसने जो है, तो ये भी पूछता है कभी कभी, दिल्ली के कहाँ के, दिल्ली, दिल्ली के किलखोरी, किलखोरी, किलखोरी में जो है अपनी राजधानी बनाता है। और इसके बाद 1290 से लेकर के 1296 तक इसका शासनकाल है। इसका शासनकाल बहुत ज़्यादा नहीं चलता है, बस 6 साल चलता है। उसके बाद आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर के 1316 तक रहते हैं। और ये 1296 में जलालुद्दीन की हत्या कर देता है। और ये जलालुद्दीन और अलाउद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी का क्या होता है, अलाउद्दीन जो होता है वो इसका दामाद होता है। कौन होता है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। अब इसके बारे में, जलालुद्दीन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इसके बाद देख लेते हैं अलाउद्दीन क्या है। तो 1206 में, सॉरी 1296 में क्या है, 1296 में, 1296 बड़ा बड़ा मैं लिख देता हूँ, 1296 जलालुद्दीन खिलजी का काम समाप्त हो जाता है। कौन समाप्त कर देता है, अलाउद्दीन खिलजी कर देता है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम गुरसाप था। जो अलाउद्दीन खिलजी होता है, अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था, गुरसाप था। ओके, क्या था, गुरसाप था। और इसे एक जो है उपाधि भी प्रदान की गई, अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि प्रदान की गई। इसी के सामने लिख देते हैं, अलाउद्दीन खिलजी को एक उपाधि प्रदान की गई। उस उपाधि का नाम था अमीर तुजक। क्या नाम था, अमीर तुजक, तुजक, ओके, अमीर तुजक इसका नाम था। और भी इसने जो है देवगिरी पे आक्रमण किया। किसने, देवगिरी पे, अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पे आक्रमण किस उद्देश्य से किया हुआ था, धन लूटने के उद्देश्य से। सैन्य शक्ति को इकट्ठा कर संगठन करना था, सैन्य शक्ति को मंगोलों के आक्रमण से बचाने के लिए या मंगोलों पे जो है अटैक करने के लिए इसको क्या चाहिए, सैन्य संगठन चाहिए था। और उस सैन्य संगठन के लिए इसको जो है धन की जरूरत थी। और धन की जरूरत के लिए इसने क्या किया, देवगिरी पर आक्रमण किया हुआ था, देवगिरी पे आक्रमण किया हुआ था। तो इस तरीके से और आगे बढ़ते हैं। तो इसने अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की जो है उपाधि धारण की थी। किसकी, सिकंदर सानी, सिकंदर ए सानी, ओके, सिकंदर सानी की जो है इसने उपाधि धारण की हुई थी। या अपने जैसे कि सिकंदर जिसको बोलते हैं महान सिकंदर, सिकंदर की तरह ही अपने आप को मानता था, सोचता था हर जगह पूरा साम्राज्य यानी चक्रवर्ती सम्राट बन जाए। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में अलाई दरवाज़ा, हौज खास, सीरी फोर्ट, और एक तो अलाई दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, ठीक, हौज खास, हौज खास, सीरी फोर्ट, सीरी, सीरी फोर्ट,
और एक मस्जिद थी जिसका नाम था जमात खाना। क्या नाम था? जमात खाना। जमात खाना। जमात खाना। इस जो है जमात खाना मस्जिद का इसने निर्माण कराया था। तो याद रखना, जमात खाना, अलाई दरवाज़ा, सीरी फोर्ट, हौज खास, जमात खाना, इतनी चीज़ों का जो है इसने क्या किया था। जमात खाना क्या थी? मस्जिद थी। इसका इसने क्या किया? निर्माण कराया। और सीरी को अपनी राजधानी बनाया था। जो सीरी फोर्ट थी, तो सीरी को इसने अपनी राजधानी बनाया। और एक चीज़, जो अमीर खुसरो था, जिसे खड़ी बोली का जो है, हिंदी खड़ी बोली का जो है जनक कहते हैं, अमीर खुसरो व हसन निजामी इसके ही शासनकाल में थे। अमीर खुसरो, एक तो ये था अमीर खुसरो, और हसन निजामी, हसन निजामी, ये क्या थे? ये दोनों कवि थे और इसी के ही जो है दरबार में थे, इसके ही दरबार में थे। तो इतना आप लोगों ने देख लिया। अब कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर भी अरेंज किए हैं, जिनको मैंने नहीं लिखा मैंने बोल दिया। पहला क्या है? ये तो आपको पता ही है, जलालुद्दीन की हत्या करके उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सिंहासन पे कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद अब क्या है, जैसे ही तुगलक वंश स्टार्ट होता है, अब जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक मुबारक शाह है, मुबारक शाह खिलजी। जैसे इनका सेशन कंप्लीट होता है 1296 से लेकर के 1316 तक, तो कुछ साल तक, यानी कि 4 साल तक ये जो है मुबारक शाह रहता है, और इसी को हरा करके जो है गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश की स्थापना करता है। जैसे क्यूमर्स को हरा करके जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश की स्थापना करता है 1296 में, वैसे ही 1320 में गयासुद्दीन तुगलक मुबारक शाह खिलजी को हरा करके तुगलक वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से हम लोग कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद रहेगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तुगलक वंश। तुगलक वंश की जो स्थापना है 1320 में होती है। अब इसकी स्थापना जो होती है वो तो होती है, और इसकी स्थापना यहाँ पे थोड़ा सा याद आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे गीताथ नहीं है, यहाँ पे गयासुद्दीन है। ओके, क्या है? गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन, मैं बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लें, गयासुद्दीन तुगलक है। ओके, अब मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहिएगा। जो ये गयासुद्दीन तुगलक होता है, इसका नाम जो होता है गाजी मलिक होता है। इसका असली नाम क्या होता है? इसका असली नाम क्या होता है? गाजी मलिक। क्या नाम रहता है इसका? गाजी मलिक। गाजी मलिक, तो इनको भी आप लोग याद रख लेना। इसका असली नाम क्या रहता है? गाजी मलिक होता है। और खुसरो भी इसी के शासनकाल में, जो खुसरो, अमीर खुसरो जो है, थोड़ा सा कनेक्टिंग पॉइंट रहता है कि हाँ टच में है। तो ये जो गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम क्या रहता है? गाजी मलिक होता है। और ये जो भी लास्ट में मुबारक शाह खिलजी होता है उसको हरा करके क्या करता है? एक तुगलक वंश की स्थापना करता है। तुगलक, इसके बाद क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक आता है। और गयासुद्दीन तुगलक का थोड़ा सा काम क्या था? गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं बनवाए। क्या बनवाया इसने? कुएं बनवाए, नहरें बनवाई, और इसने जो है दिल्ली के पास जो है तुगलकाबाद है, दिल्ली के पास इसने क्या किया? दिल्ली के पास, किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली के पास तुगलकाबाद में सबसे पहले तो इसने तुगलकाबाद की स्थापना की। तुगलकाबाद क्या की? दिल्ली के पास तुगलकाबाद की स्थापना की, और तुगलकाबाद को ही अपनी राजधानी बनाया। एक तो ये हो गया। और क्या है? जो निजामुद्दीन औलिया थे, निजामुद्दीन औलिया इन्हीं के ही शासनकाल में थे, और इससे निजामुद्दीन औलिया के साथ इसके रिश्ते बड़े ख़राब थे। क्या थे? इसके रिश्ते बड़े ख़राब थे। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद डिस्कशन करते हैं और देख लेते हैं। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन आएगा? मोहम्मद बिन तुगलक। जो मोहम्मद बिन तुगलक था, गयासुद्दीन का जो है उत्तराधिकारी था, और उत्तराधिकारी भी कह सकते हैं, उसका पुत्र था। मोहम्मद बिन तुगलक का जो है
वास्तविक नाम था वो क्या था? जौना खां। क्या था? जौना खां था। क्या था? जौना खां था। और इसका जो समय काल होता है वो 1325 से लेकर के 1351 तक चलता है। कहाँ तक चलता है? 1325 से लेकर के 1351 तक चलता है। 1327 में, इसी के बीच में ही आएगा ना, 1327 में यह अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दौलताबाद। क्या बोलते हैं? दौलताबाद। दिल्ली से अपनी राजधानी कहाँ पे ले जाता है? देवगिरी स्थानांतरित कर देता है। और दौलताबाद जो है इधर साउथ में, दक्षिण भारत में, महाराष्ट्र वगैरह जो है वहाँ पे जो है देवगिरी पड़ता है, जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, विस्तृत करने के लिए क्या करता है? ये सोचता है कि दिल्ली जो है उधर, दिल्ली में यानी कि उत्तर भारत में तो दिल्ली सल्तनत का जो है शासनकाल यानी जो साम्राज्य है वो प्रसार जो है वो फैला ही हुआ है। तो इसने सोचा कि दक्षिण भारत में भी जो है अपना साम्राज्य नियंत्रण किया जाए। तो इसने क्या किया? अपनी राजधानी को वहाँ पे स्थानांतरित कर दिया। अगर पूछा भी जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी क्यों की, तो दिल्ली से देवगिरी इसने राजधानी दक्षिण भारत में, या दक्षिण भारत में कहें या भारत के संपूर्ण राज्य में, भारत के संपूर्ण भाग में अपने साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए इसने क्या किया? दक्षिण भारत में अपनी राजधानी देवगिरी को बनाया। ये तो एक ये बात हो गई। अब इसने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे की सांकेतिक, यानी जिसमें जो है कुछ सिंबल बने रहते थे, जिसको हम लोग जनरली बोलते भी हैं सिंबॉलिक करेंसी, सांकेतिक मुद्रा। तो सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाला सबसे पहले कौन सा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। इसने सोने के कुछ जो है धातुओं को नष्ट, यानी इसने क्यों ऐसा किया? क्यों ऐसा किया? चांदी के सिक्के बंद करा दिए, सोने के सिक्के बंद करा दिए। तो इसने ये सोचा कि अगर सोने और चांदी के सिक्के प्रचलन में आएंगे तो उनका आदान प्रदान होगा, वो खर्च हो जाएंगे। तो इसने क्या किया? सोने और चांदी के सिक्कों को जो है प्रचलन में लाना ही बंद कर दिया। उसने सोचा कि बहुमूल्य धातुओं के सिक्के हैं, इसलिए उन धातुओं के अलावा उनके सिक्कों पे भी उनके निर्माण जो है बंद कर दिया। अब उसके बाद क्या किया? इसने नकली सिक्कों का जो है निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया। नकली सिक्कों का प्रारंभ जो है निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया, जिससे इसकी जो है वो जो नीति है वो असफल हो गई। जो नकली सिक्कों वाली जो कहानी थी वो क्या है? असफल हो गई। एक तो ये हो गया। इसके बाद इसने एक कृषि विभाग बनवाया। इसने क्या किया? एक कृषि विभाग बनवाया, जिसे दीवाने अमीर को ही कहते हैं। दीवाने अमीर को ही, दीवाने तो आप लोग समझ जाएंगे, दीवाने अमीर को ही, अमीर को ही, दीवाने अमीर को ही। इसको मैं फिर से लिख दूं साफ साफ, दीवाने तो आप लोग समझ ही गए होंगे, को ही, कैसा को ही? अमीर। ओके, दीवाने अमीर को ही एक नए विभाग की स्थापना की। आगे देखते हैं। इसके बाद तो ये तो हो गया मोहम्मद बिन तुगलक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं फिरोज शाह तुगलक। कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो 1325 से लेकर के 1351, सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक क्या था? 1321 से 1325। ओके, 1321 में तो बना ही था, लेकिन उसका शासन काल जो समय काल है उसको जो है हम लोग 1320 ही मानते हैं। कितना मानते हैं? 1320 ही मानते हैं। कितना मानते हैं? 1320 से लेकर के 1325। 1325 से 1351 मोहम्मद बिन तुगलक, और 1351 से 1388 फिरोज शाह तुगलक। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक ये बहुत ही कलाकार थे। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? जगन्नाथपुरी मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया। क्या कर दिया? और एक था ज्वालामुखी के मंदिर को इन्होंने दो महान कार्य किए। एक क्या था? जगन्नाथपुरी जो पुरी का मंदिर था उसको इसने नष्ट कर दिया, और एक ज्वाला देवी का एक मंदिर था, इसको इसने नष्ट कर दिया। और जो मंदिर जो ज्वाला देवी का जो मंदिर था, उस ज्वाला देवी के मंदिर से 1300 पांडुलिपियों का संस्कृत, वहाँ से जो है जो भी पांडुलिपियाँ मिली, जो ग्रंथ टाइप की जो मिली,
उनका क्या किया, इसने वो सब संस्कृत में लिखी हुई थी और इसने क्या किया, फारसी में अनुवाद करवाया। क्या करवाया, फारसी में अनुवाद करवाया। और अनुवाद करवाने के बाद उन पांडुलिपियों का जो अनुवाद कराया, तो उन अनुवाद कराने के बाद उस जो भी ग्रंथ टाइप का बन गया, उसका नाम इसने रखा दलाइल ए फिरोज शाही। क्या, दलाइल, दलाइल ए फिरोज शाही। तो इसको आप लोग समझ ही जाएंगे, फिरोज शाह से है। और इसने क्या किया, इसने कुछ कार्य किए। क्या कार्य किया, इसने प्रशासनिक सुधार किया, आर्थिक सुधार किया, और जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक कार्य है, जो भी कुतुब मीनार जो अधूरा रह गया था, तो जो अधूरा रह गया था इसको उसने कंप्लीट कराया। जो कुतुब मीनार की जो अंतिम जो है चौथी मंजिल को जो है इसने कंप्लीट करवाया था, तोड़वा करके उसके 2 निर्माण कर दिए थे। तो ये कार्य इसने किया। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं कि जो और लास्ट ही था, और कुछ पॉइंट और हैं जो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कराए हैं। तुगलक वंश का राज, यहाँ से देख लेते हैं। तुगलक राजवंश का पहला शासक कौन था, तो गयासुद्दीन तुगलक था, जिसे हम गाजी मलिक भी कहते हैं, इसको भी देख चुके हैं। और जो है गयासुद्दीन का जो है उत्तराधिकारी कौन रहता है, मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, जो आधा मुस्लिम होता है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे इन कुछ पॉइंट को और मैंने इंक्लूड किया हुआ है, ये रिपीट हो गया है, ये मत देखिएगा। मोहम्मद बिन तुगलक जो है, मोहम्मद बिन तुगलक का जो है उत्तराधिकारी कौन रहता है, फिरोज शाह तुगलक रहता है। जो आधा मुस्लिम होता है उसका मतलब जो फिरोज शाह तुगलक होता है, लेकिन ये बहुत कट्टर होता है। जो फिरोज शाह तुगलक होता है ये बहुत ही कट्टर मुस्लिम होता है। इसकी जो माँ होती है वो हिंदू होती है। क्या होती है, हिंदू होती है। और फिरोज शाह तुगलक को शहरों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। फिरोज शाह तुगलक को शहरों की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उसने अपने शासनकाल में फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है, हिसार जो हरियाणा में है, जौनपुर एक जो पश्चिम बंगाल में है, ओके, पश्चिम बंगाल वाला जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद जो यूपी में है, जैसे शहरों की इसने निर्माण किया, इसने स्थापना करवाई थी। ओके, तो एक तो ये हो गया। फिरोज शाह तुगलक के निधन के बाद उसके उत्तराधिकारी एक एक करके मारे गए, तो वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं हुए, मारे गए। और दिल्ली सल्तनत ने अपना जो भी है, यानी जैसे जैसे मारे गए धीरे धीरे दिल्ली सल्तनत जो है डाउन होता गया, डाउन होता गया। अब क्या है, जैसे ही मारे गए तो मारने के बाद तो अब यहाँ पे बहलोल लोदी आता है। कौन आता है, बहलोल लोदी आता है, जिसको हम लोग जो है यानी कि खिज्र खां या खज्र खां भी बोलते हैं। सबसे पहले ये आता है। कौन आता है, 1414 से लेकर के 1451 तक सबसे कम समय काल रहता है सैयद वंश का। सैयद वंश प्रारंभ हो जाता है। तो जो फिरोज शाह के जो भी यानी फिरोज शाह तुगलक के जो भी उसके उत्तराधिकारी होते हैं, उनमें सैन्य शक्ति है, कुछ तो अलग अलग जो है बिखराव होने के कारण, एकता न होने के कारण क्या है, शक्ति जैसे जैसे कमज़ोर होगी तो आता है खिज्र खां। कौन आता है, खिज्र खां। खिज्र खां क्या करता है, उनको हरा करके या पराजित करके किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से क्या करता है, ये दिल्ली के सिंहासन पर कब्जा कर लेता है। और इसका समय काल होता है 1414 से लेकर के 1421 तक। खिज्र खां ने एक और है, खिज्र खां ने रैयत ए आला, रैयत ए आला ये उपाधि धारण करता है। क्या करता है, रैयत ए आला की उपाधि धारण करता है। इसने एक जो है, अब इस तरीके से बहुत सारे आते हैं। मुबारक शाह आता है, तो एक तो ये हो गया, बहुत इनकी जो है डिटेल की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जो है मुबारक शाह आता है। मुबारक शाह के समय में एक जो है तारीख़ मुबारक शाही लिखी जाती है। मुबारक शाह है तो मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 तक रहता है। फिर मोहम्मद शाह है, फिर आलम शाह है। तो इस तरीके से सब आते हैं, लेकिन वो उनमें इतनी दम नहीं होती, वो सबके सब क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं, जिससे जो है अब लोदी वंश आ जाता है। जैसे कि अब सैयद वंश में खिज्र का सबसे पहले, फिर मुबारक शाह, फिर मोहम्मद शाह, फिर आलम शाह, इस तरीके से आते हैं। कुछ 10 साल के लिए आते हैं, कुछ 5 साल के लिए आते हैं, कुछ 6 साल के आते हैं। जैसे खिज्र खां है 1414 से लेकर के 21 से 7 साल तक रहा। मुबारक शाह 21 से 34 तक रहा, तो 13 साल तक रहा। और मोहम्मद शाह 34 से 45 तक,
फिर उसके बाद लास्ट में 45 से 51 6 साल तक आलमशाह रहा, और फिर उसके बाद बहलोल लोदी जो है इसके आखिरी शासक को हरा करके लोदी वंश यानी कि जो है दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश की स्थापना करता है। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत देख सकते हैं इसमें। तुगलक राजवंश के बाद जो भी फिरोज शाह तुगलक के बाद के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको खिज्र खां हरा करके ने सैयद वंश की स्थापना की। वह भारत में मुल्तान और तिमूर के डिप्टी गवर्नर थे। कौन? खिज्र खां। खिज्र खां कौन था? मुल्तान का डिप्टी गवर्नर था। खिज्र खां की बीमारी से, यानी खिज्र खां कैसे मरता है? बीमारी से मरता है, और उनके बेटे मुबारक शाह जो जैसे भी मर जाता है, मुबारक शाह जो है उत्तराधिकारी बना दिया जाता है, यानी उत्तराधिकारी रहता ही है, जो है वो शासन पर बैठ जाता है। अब क्या है, सोच तो बड़ी अच्छी है। मुबारक शाह को साम्राज्य विस्तार करने का एक दृष्टिकोण था, लेकिन उनकी योजना विपक्षी रईसों और विद्रोहियों से फंसी हुई थी। यहाँ तक इसके सबके सब उसके विपक्ष थे। अब आगे जो है मुबारक शाह तो चले जाते हैं, उसके बाद जो है जितने भी शासक आते हैं वो सब क्या है, अक्षम यानी कि अयोग्य होते हैं। इस तरीके से सब लिखा हुआ है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। अब आगे आते हैं, जैसे यानी जितने भी लोदी वंश होते हैं, लोदी वंश के जितने भी शासक होते हैं वो क्या होते हैं? वो सब अफगानी मूल के होते हैं। क्या होते हैं? अफगान मूल के होते हैं। बात समझ में आई? अब ये जो लोदी वंश होता है 1451 से लेकर के 1489 तक चलता है। सॉरी, 1451 से लेकर के 1526 तक। जो बहलोल लोदी है सबसे पहले जो होता है, बहलोल लोदी का जो शासनकाल है 1451 से लेकर के 1489 तक रहता है। अब क्या है, लोदी वंश की इसने स्थापना की। कौन स्थापना की? बहलोल लोदी ने की। और ये जितने भी लोदी वंश के जितने भी शासक थे वो सब क्या थे? वो सब अफगान मूल के थे। और एक चीज़, इस लोदी वंश का सबसे योग्य जो संस्थापक था वो कौन था? सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी इस वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। क्यों? क्योंकि सैन्य व्यवस्था एवं गुप्तचर प्रणाली, जो भी सीक्रेट यानी जो भी इसके एजेंट होते थे, आईबी जो एजेंट होते थे, वो सब के सब क्या थे? वो सब यानी कि स्ट्रॉन्ग थे। और सिकंदर जो लोदी था, सिकंदर लोदी ने एक है गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी की उपाधि धारण की हुई थी। और एक चीज़ क्या है, इसने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। किसने? सिकंदर लोदी ने। 1504 में इसने आगरा की स्थापना की। 1504 में आगरा की स्थापना की, और 1506 में आगरा को ही इसने अपनी राजधानी बनाया। 1504 में किया, और 1506 में क्या किया? इसने आगरा को अपनी राजधानी बनवा दिया। और इसने क्या किया? कुतुब मीनार की मरम्मत भी करवाई। सिकंदर लोदी ने एक गुलरुखी है, क्या है? गुलरुखी। सिकंदर लोदी ने गुलरुखी, ओके, एक गुलरुखी में, यानी कि गुलरुखी इसने जैसे बोलते ना कि सुल्तान हो जाते हैं या चौधरी साहब हो जाते हैं, वैसे इसने क्या किया? गुलरुखी एक उपाधि धारण की। गुलरुखी यानी जैसे बोलते ना कि कोई भी कविता लिखने वाला है, जैसे कुमार विश्वास या जो भी इस टाइटल में नाम रख लिया, तो इसने क्या किया? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखा रहता था। किस में कविताएं लिखता था? फारसी भाषा में। फारसी भाषा में क्या करता था? कविताएं लिखा रहता था। एक चीज़ और, इसी सिकंदर लोदी के समय में ही जो कबीर थे इनके समकालीन थे। कबीर इसके समकालीन थे। जो कबीर दास थे, कबीर जी इसके समकालीन होते हैं। लास्ट में आता है सबसे अंतिम जो शासक होता है वो कौन है? इब्राहिम लोदी। 1517 से लेकर के 1526 यानी कि सल्तनत, दिल्ली सल्तनत काल द एंड। फिर उसके बाद जो है मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है, बाबर आता है। इब्राहिम लोदी, जो इब्राहिम लोदी होता है वो लोदी वंश का अंतिम शासक होता है। कौन होता है? अंतिम शासक होता है। एक चीज़ और, एक युद्ध होता है मेवाड़ के जो राजा रहते, राणा सांगा। कौन? राणा सांगा को यह राणा सांगा ने इसको पराजित किया हुआ था। राणा सांगा ने घटोली के युद्ध में, घटोली
घटोली के युद्ध में इसको पराजित किया हुआ था। फिर लास्ट में 1526 का समय आता है, इब्राहिम लोदी को जो है बाबर पराजित करता है, और बाबर जैसे पराजित करता है तो उसके बाद जो है मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है? मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है। अब इतने जो है इतने पॉइंट आई होप समझ में आ गए। बस आपको करना क्या है, ये पीडीएफ मैं जो है टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, और उस टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है नीचे जो है प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहाँ से जा करके ज्वाइन करके जो है इस पीडीएफ को जो है देख सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मैंने अरेंजमेंट किया हुआ है, आप लोग जो है इसको देख सकते हैं, और मैं फटाफट जो है इसको जो है करता हूँ। सबसे पहले 1206 से लेकर के 1290 तक उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए, यानी कौन सी, तो उन्हें जो है 1206 से लेकर के 1290, तो सबसे पहले क्या था, 1206 से लेकर के 1290 कौन सा शासनकाल था? ममलूक वंश चल रहा था। सबसे छोटा जो था वो सैयद वंश था, और फिरोज क्या बोलते हैं, तुगलक वंश भी सबसे लंबा था। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो सबसे लंबे की अगर बात कही जाए तो सबसे लंबा कौन सा था? तुगलक वंश था। तो 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी तक के उत्तरी भारत में शासन करने वाले सुल्तानों के लिए उचित संज्ञा क्या दी गई? तो इलबरी वंश उन्हें कहा गया। इलबरी वंश भी कहा गया, ममलूक वंश भी कहा गया, दास वंश भी कहा गया। ओके। दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक या वैधानिक यानी जो वैध था, यानी कि लीगल कौन था? तो इल्तुतमिश था। ओके। दिल्ली के सुल्तानों में किसे लाख बख्श कहा गया है? तो लाख बख्श किसे कहा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कौन थी? तो लाहौर थी। इल्तुतमिश राजगद्दी पर कब बैठा? तो इल्तुतमिश 1211 में बैठा। किसके बाद बैठा? सबसे पहले कौन था? सबसे पहले जो था 1206 में कौन सा था? सबसे पहले आया हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आराम शाह था, 1211 पे ही आया था, लेकिन फिर से उसको हटा करके ये इल्तुतमिश, क्योंकि वो इल्तुतमिश कौन होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद होता है और गुलाम भी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हो गई? तो चौगोन यानी कि पोलो खेलते हुए उसकी मृत्यु हो गई। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान का कोई भी सिक्का नहीं हुआ, यानी प्राप्त नहीं हुआ? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कोई भी सिक्का नहीं चलाया हुआ था। कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठने के पूर्व कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। कहाँ का था? बदायूं का। रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष किया? तो रजिया सुल्ताना ने कितने वर्ष किया? 4 वर्ष किया। आगे बढ़ते हैं। इल्तुतमिश की मृत्यु तथा गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व कितने शासकों ने शासन किया? तो कितने शासकों? एक मिनट। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद गयासुद्दीन बलबन के सिंहासन पर बैठने के पूर्व तो कितने शासकों ने? अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद तो कितने थे? एक तो आराम शाह हो गया, और गयासुद्दीन तुगलक गयासुद्दीन जो है यहाँ पे बलवन यहाँ पे ये है, और कुतुबुद्दीन एक है। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं जो भी, यानी कितने शासक थे? तो 7 शासक थे उसकी मृत्यु के, यानी कि तो कितने शासक थे? तो 7 शासक थे। कितने शासकों ने शासन किया? तो 7 शासकों ने शासन किया हुआ था। यहाँ पे हो जाएगा 7। ओके, 7। इल्तुतमिश क्वेश्चन नंबर जो है 11 कह रहा है, इल्तुतमिश बगदाद के खलीफा द्वारा खिलहत यानी कि जो है खिलहत है या जो भी अथॉरिटी है कब प्राप्त हुई? खलीफा के द्वारा। जैसे पंडित वगैरह अब होते हैं तो मुसलमानों में खलीफा होते हैं, वहीं क्या करते हैं? स्वीकृति प्रदान करते हैं। तो कब स्वीकृति प्रदान की गई गद्दी पर बैठने के लिए? 1229 में। इल्तुतमिश किसे अपना उत्तराधिकारी? तो इल्तुतमिश ने क्या किया, क्योंकि इल्तुतमिश के जितने पुत्र थे वो सब क्या थे? वो सब अयोग्य थे, इसलिए क्या किया? रजिया सुल्ताना को जो है उसने उत्तराधिकारी बनाया। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने जिल्लिल्लाह या जिल्लेलाही, किस सुल्तान ने जिल्लिल्लाह या जिल्लेलाही की उपाधि धारण की? तो बलबन ने जो है जिल्लेलाही की उपाधि धारण की। सिजदा और पाथपोस प्रथा का प्रचलन किसने किया? तो सिजदा का जो है प्रथा का जो है प्रचलन किसने किया हुआ था? बलबन ने किया हुआ था।
पहली बार मंगोलों पर आक्रमण किसने किया हुआ? तो इल्तुतमिश के काल में जो है पहली बार मंगोलों ने आक्रमण कर दिया हुआ था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुआबाद या क्यूमर्स जो था वो जो है गुलाम वंश का सबसे आखिरी शासक था। रक्त और लोहे और लौह और रक्त की नीति को अपनाने वाला, फॉलो करने वाला कौन था शासक था? बलबन था, जिसको हम गयासुद्दीन बलबन भी बोलते हैं। चांदी का टंका और तांबे का जीतल का प्रयोग का प्रचलन किसने किया हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। इसको भी हम लोग मैंने जो है डिस्कशन किया हुआ है। चहलगानी का संहार किसने किया हुआ? चहलगानी का संहार किसने किया हुआ? तो बलबन ने किया था। चालीसा और चहलगानी का वह सदस्य था। खिलजी क्रांति कब आई? तो 1290 में जैसे ही जलालुद्दीन खिलजी आया तो वैसे ही खिलजी वंश की स्थापना हुई, जिसे खिलजी क्रांति कहते हैं। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कब बना? तो मार करके किसको? जलालुद्दीन खिलजी को 1296 में। पद्मिनी की कथा कहाँ पे मिलती है? तो पता ही है, पद्मावत में मिलती है। गोरा व बादल प्रदेश कहाँ के जो है प्रसिद्ध सैनिक थे? चित्तौड़ के थे। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए दक्षिण भारत के राज्य कौन कौन से थे? तो देवगिरी थी, तेलंगाना था, होयसल था और पांड्य था। ओके, तो इनको भी याद रखना है। अलाउद्दीन के गुजरात आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो बघेला शासक था, कर्ण जिसको बोलते हैं। अलाउद्दीन के समय सेनानायक नसरत खां किस युद्ध में मारा गया? तो कहाँ पे मारा गया? चित्तौड़ के युद्ध में। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ को कब घेरा? 1303 में घेरा। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए राज्यों का कालक्रम क्या है? तो फिर से देख लेते हैं। कहाँ पे? तो यहाँ पे कौन कौन से राज्य की बात कह रहा है? वहाँ पे क्या था? अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जीते गए दक्षिण भारत की, ये कहाँ के हैं? दक्षिण भारत के हैं। देवगिरी है, तेलंगाना है, होयसल है। तेलंगाना हैदराबाद एरिया में पड़ता है, होयसल साउथ में पड़ता है, पांड्य भी ये भी दक्षिण भारत में पड़ता है, देवगिरी कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, अब ये राज्य कौन कौन है? गुजरात है, रणथंभौर है, चित्तौड़ है, जालौर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अलाउद्दीन के दक्षिणी भारत अभियान के दौरान किस सेना नायक का, तो कौन सा था? मलिक काफूर जो था उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल था। अलाउद्दीन ने देवगिरी पर कितने बार आक्रमण किया? तो 2 बार आक्रमण किया। सल्तनत कालीन का वह सुल्तान कौन सा है जो पैदाइशी हिंदू था और बाद में मुसलमान हो गया? तो कौन था? नासिरुद्दीन खुसर शाह। ये बाद में मुस्लिम हो गया, पैदाइशी क्या था? हिंदू था। दिल्ली सल्तनत में अक्ता प्रणाली को चालू करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। अक्ता भी कहीं लिखा रहता है, कहीं इक्ता लिखा रहता है। किस शासक के समय राजधानी दिल्ली से आगरा स्थापित की गई? तो सिकंदर लोदी के। सैयद वंश का स्थापना किसने की? तो गाजी मलिक ने की। सैयद वंश की। सल्तनत कालीन शासकों में सबसे अधिक शासन करने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक सबसे अधिक शासन करने वाला। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, यानी दिल्ली से दौलताबाद किसने किया हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक ने। अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? तो उपलब्धि में सहायक कौन था? यानी जो सॉरी अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात अभियान की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या थी? महत्वपूर्ण उपलब्धि का मतलब यह है गुजरात अभियान के दौरान ही उसको ये जो है मलिक काफूर मिला हुआ था, और फिर जिसने जो है दक्षिण भारत में भी बहुत जगह उसने जीत इसी ने दिलाई हुई थी। तैमूर लंग का आक्रमण कब हुआ? तो 1398 में हुआ। दक्षिण भारत की विजय करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। सल्तनत काल का विवादास्पद शासक कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दक्षिण भारतीय राजा का नाम क्या था जिसने 1303 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था? तो कौन सा था? रुद्र द्वितीय या प्रताप रुद्र द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह किसके बारे में कहा जाता है? उसने 8 दिल्ली सुल्तानों का काल देखा हुआ था। अमीर खुसरो जो था 8 दिल्ली सल्तनत के जो है शासकों का समयकाल देखा हुआ था। राजकीय मुकुट का प्रत्येक मोती गरीब किसान की अश्रुपूर्ति आंखों से गिरी हुई रक्त की घनी बूंद है। यह टिप्पणी किसने की हुई थी? तो अमीर खुसरो की थी। बहुत ही अच्छी जो लाइन लिखी हुई है। कहाँ के शासक ने सुल्तान उस सर्क की उपाधि धारण की? जौनपुर के शासकों ने की। अपने राज्यरोहण के पहली मुक्त के रूप में इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं था। इक्ता का मतलब होता है एक जगह था जहाँ पे जो है वो उन्हें प्रदान किया, एक दान में जगह दे दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 47, खजायन उल फुतूह या खजान उल फुतूह में किसके सैनिक अभियानों का विवरण है? तो मलिक काफूर के अभियानों का।
अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सैन्य व्यवस्था में 2 सुधार किए गए, कौन से? एक सैन्य शक्ति और एक क्या है, दाग प्रथा और हुलिया। यानी ये सबके सब क्या है, सैन्य से ही रिलेटेड हैं। यानी कि सैन्य की जांच करनी चाहिए, उनकी जो है भर्ती करनी चाहिए, दाग प्रथा और हुलिया उनका जो है ड्रेस वगैरह। गाजी शब्द का अर्थ क्या होता है? गाजी का मतलब होता है काफिरों का वध करने वाला। भारत में दासों के व्यापार पर प्रतिबंध किसने लगा दिया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? व्यापार पर, यानी कि दास जो प्रथा थी, दासों को जो बेचा जाता था, जो खरीदा जाता था, उस पर क्या किया उसने? रोक लगाती थी। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और आई होप समझ में आया होगा। और ये जो पूरी पीडीएफ है मैं आप लोगों को जो है प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप लोग वहाँ से जा करके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो उसे जो है कमेंट बॉक्स में लिखें। ओके, थैंक यू, टेक केयर।